तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड फ्राइम व्यस्त होंगे। तो ये वीडियो आकांक्षा 42nd एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आपको केमिस्ट्री का जो PYQ करवाने वाला हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ केमिस्ट्री का, जो कि 20 क्वेश्चन उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और मैंने बहुत अच्छी खासा आपको सेकेंड एग्जाम की तैयारी करवाया। इस बार तो नहीं करवा पाया, लेकिन फिर भी मैं अभी जितना समय बचा हुआ मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग का इन जो दिन बचा हुआ इन दिनों में आप लोग को बहुत अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। बाकी पहले भी मैंने करवाया सेकेंड एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा खासा वीडियो उसमें बना हुआ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 61 से आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 60 तक देख लिए थे। 41 से 60 तक 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अब ये 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले इस वीडियो पर, और ये 2023 का PYQ है, 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुका, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जाता है 61 में, वह धातु जो सांद्र H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया कर SO2 गैस बनाती है, मतलब द मेटल विच रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड टू प्रोड्यूस SO2 गैस इज। तो कौन सा मेटल होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, कॉपर। कॉपर जो है मतलब इस तरह से कुछ रिएक्शन होगा। कॉपर जो है H2SO4 सांद्र H2SO4 है, मतलब कि कंसनट्रेटेड है ना। तो ये जो रिएक्ट करके कुछ इस तरह से बनाता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बनाता है CuSO4 प्लस SO2 एंड प्लस वाटर बनाता है H2O। तो इसमें ये होता है, आप लोग बहुत कोई सोचे होंगे कि सर जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से तो नीचे रहता है अभिक्रियाशीलता के क्रम में, तो ये कैसे इसको डिस्प्लेस कर सकता है वगैरह वगैरह। और आप लोग ये भी सोच रहे हो कि जिंक और मैग्नीशियम तो ऊपर रहता है, तो इसमें दोनों से आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं इसमें जब कॉपर ही आंसर क्यों होगा, क्योंकि H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब कि ये इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकारक, जिसको बोलते हैं आप लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को अवकारक बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण ये क्या होगा, एसिड जो है ये H2SO4 एसिड जो है ये SO2 में क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। SO2 में रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये होता है कि खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉपर 0 में, यहाँ +2 में है, तो यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है और एसिड जो है रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए यहाँ आंसर जो होना चाहिए वो कॉपर होना चाहिए। और इस एसिड की जगह यदि HCl रह जाता तो हम कॉपर को टिक नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। यदि HCl यहाँ रह जाता है तो कॉपर को टिक नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। H2SO4 रहेगा तभी कॉपर को टिक लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है SO2 गैस की प्रकृति होती है, मतलब कि नेचर ऑफ SO2 गैस इज। तो देखिए सल्फर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पर। तो सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा प्रकृति में, ये पूछा जा रहा है। आप लोग बताइए सल्फर एक नॉन मेटल है कि नहीं? जी बिल्कुल नॉन मेटल है, मतलब कि अधातु है। और आप लोग को पता होगा अधातु यानी नॉन मेटल का जो प्रकृति होता है वो जो क्या होता है, उसका जो एसिड का ये सॉरी नॉन मेटल का जो ऑक्साइड का प्रकृति होता है वो कैसा होता है, वो प्रकृति में एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसलिए इसका आंसर एसिडिक होगा, अम्लीय। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखना है नॉन मेटल का ऑक्साइड हमारा एसिडिक होगा नेचर में, एंड मेटल का ऑक्साइड जो है वो बेसिक होगा नेचर में। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आप लोग को सवाल बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहा जा रहा है लोहे की काटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, किस कलर में चेंज हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरह से भी इजी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। तो यहाँ बोला जा रहा है लोहा मतलब कि आयरन को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो क्या हम लोग पाते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा बताइए? पहले तो ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन किस तरह से होगा, रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिसके कारण से कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर Cu। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको बताना है FeSO4 का रंग क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, ये ग्रीन कलर में होता है, हरा रंग में। तो अब बताइए जो ब्लू कलर था वो किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। यही पूछा जा रहा है, नीला रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है किस रंग में, तो वो ग्रीन कलर में, मतलब कि आप लोग का हरा रंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें कहा जा रहा है साधारण लवण का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो इजी क्वेश्चन पूछ दिया, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। आप लोग सभी का केमिकल फार्मूला याद रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप लोग जाइए 5 ईयर्स का मैंने PYQ करवाया था आकांक्षा 40 के लिए, उसको मस्ट है देखना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको देखिए बहुत अच्छा खासा आपको रिवीजन हो जाएगा। और मैं बहुत जल्दी आपको 1 शॉट रिवीजन भी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें केमिस्ट्री का टोटल हम लोग एक ही शॉट में एक वीडियो पर पूरा कवर करवा दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आप लोग अभी भी टाइम है, मैं आप लोग का जितना भी टाइम है उसमें अच्छा खासा तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। तो इसका आंसर आप लोग को पता है NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच का गणितीय व्यंजक क्या है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये मैंने करवाया ऑलरेडी आप लोगों को जब फर्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा था। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पीएच क्या होता है? तो पीएच जो होता है वो हमारा माइनस लॉग एच प्लस होता है। एच प्लस का कंसंट्रेशन, ये जो बॉक्स दिया ना इसका मतलब समझ लीजिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? जैसे इसका मान लीजिए एच प्लस का कंसंट्रेशन दे देगा 1 मोलर 2 मोलर, मोलर जो मोलरिटी वगैरह होता है नॉर्मेलिटी, वो कंसंट्रेशन टर्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस तरह से इस पर आपको आधारित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यदि एच प्लस का कंसंट्रेशन दे देगा, आपको पीएच का वैल्यू निकालने पूछा जा सकता है, तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, बाकी फिर लॉग का कॉन्सेप्ट आना होगा, तो मुझे कम उम्मीद है कि न्यूमेरिकल देगा, क्योंकि लॉग का कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं जानते हैं। लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉग को कैसे हटाते हैं, उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए इससे न्यूमेरिकल आने के कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, सूर्य के प्रकाश में लंबे समय तक उद्भासन पर सिल्वर क्लोराइड किस कारण स्लेटी हो जाता है? ठीक है, मतलब कि विच अमंग द फ्लाइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। आप लोग पता होगा जब सिल्वर क्लोराइड AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है, इसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग लंबे समय तक रख देंगे ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा? ये टूट जाता है, Ag बनाता है और क्लोरीन गैस निकलता है, Cl2 गैस। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है इसका रंग जो है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो ग्रे में चेंज हो जाता है। वो किसके कारण चेंज हो जाता है? वो हमारा यहाँ सिल्वर बन रहा है ना, इसके कारण से इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। क्लोरीन की वजह से कुछ नहीं होता है, क्लोरीन की वजह से ग्रे कलर नहीं होता है। ग्रे कलर हमारा सिल्वर के बनने के कारण जो है ग्रे कलर होता है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है किस कारण होता है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर के निर्माण के कारण। ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, मैंने बताया सिल्वर बनता है जिसके कारण से हमारा इसका रंग जो है स्लेटी हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण नहीं है, ऐसा बात नहीं है, सिल्वर क्लोराइड ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन के कारण, मैंने बताया क्लोरीन गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए इसका कलर चेंज होने में। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड में तो ऑक्सीकरण नहीं हो रहा ना। सिल्वर क्लोराइड AgCl से हमारा क्या बन रहा है? AgCl से Ag और Cl2 बन रहा, तो ये तो यहाँ +1 में है और ये -1 पे है, तो ये 0 जा रहा है, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा, तो ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। मतलब कि हमारा ऑप्शन 1 जो है सही होगा, केवल 1। ठीक है, यही वाला सिर्फ सही होगा, केवल 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 में क्या कहा जाता है देखिए, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया पर निम्नलिखित में से आयरन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम? तो इसका आंसर होगा Fe3O4। Fe3O4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को बताना है, होमवर्क में आप लोग बताना है Fe3O4 का नेम क्या है। ठीक है, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। फेरिक ऑक्साइड एक होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, तो इसका नाम क्या है? मैंने तो हिंट दे दिया, आप लोग को बताना है। HW लिखिए, आप लोग इस तरह से कमेंट में लिखना है HW Fe3O4 और नेम इसका लिख देना है कि जो भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा क्वेश्चन है 69 का। यदि आप रेडॉक्स रिएक्शन मेरा देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लिए होंगे। CH3CH2OH, ठीक है, OH और यहाँ CH3COH, मतलब यहाँ देखिए अल्कोहल वाला ग्रुप है। ठीक है, इथेनॉल है और यहाँ इथेनोइक एसिड है, तो ये अल्कोहल से एसिड में चेंज हो रहा है। अल्कोहल से एसिड में चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया, जिसके कारण से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन जानते होंगे, मान लीजिए Cu+H2O है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हो जाएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? दरअसल रेडॉक्स रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो इसका रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो यहाँ पर इसका तो ऑक्सीडेशन होगा, तो रिडक्शन किसका होगा? देखिए KMnO4 है ना, तो KMnO4 का रिडक्शन होगा, तो इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, इसका रिडक्शन होगा और इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एक का रिडक्शन होता है एक का ऑक्सीडेशन होता है, तभी उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है उपरोक्त KMnO पर किस रूप में कार्य करता है। और आप लोग को एक चीज मैं बता देता हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाम उल्टा फुल्टा है, आप लोग याद रखिएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर KMnO4 किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन की परमाणुीय त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो बढ़ता हुआ देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, आप लोग को ये पहले समझना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले को छोटा को रखना, फिर उससे बड़ा को, फिर उससे बड़ा को, ठीक है। इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। और आप लोग को पता है ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है। तो आप लोग बताइए पहले कौन आता है? पहले तो हमारा नाइट्रोजन आता है, आप लोग जानते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, इस तरह आता है। और आप लोग को पता है पीरियोडिक टेबल में हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तब क्या पाते हैं? लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा क्या है, इसका सेल तो सेम रहता है। सेल सेम रहने के कारण इसका क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या यहाँ पर घट जाता है, त्रिज्या घटता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो त्रिज्या घट जाता है। मतलब त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा त्रिज्या हमारा नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। मतलब फ्लोरीन का सबसे कम होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। और हम लोग को सजाना किस में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मैंने बताया कि पहले छोटा को रखना है। छोटा कौन है? सबसे कम किसका त्रिज्या होगा? फ्लोरीन को। फिर किसको रखना है? फिर ऑक्सीजन को रखना है, फिर नाइट्रोजन को। तो इस तरह से आंसर होगा FON, फोन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जिसमें वो आंसर होगा। जो करके आए NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो उसका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सजाना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो FON वाला ऑप्शन सही होगा। FON ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए जो स्टूडेंट का ये पेपर है उन्होंने NOF लगा दिया था क्योंकि इनको ये समझ नहीं पाए। तो इसलिए छोटा छोटा बातों को आप लोग ध्यान में रखना है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को छोटे छोटे बातों पर आप लोगों को गौर करवाता हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया। और ये जिस भी स्टूडेंट का उसका बाय द वे सिलेक्शन हो चुका है, वो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पर सजाने बोल जा रहा था, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लड़का सजा दिया था, तो इसलिए इसका गलत हो गया था। आप लोगों को सही होना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते। क्वेश्चन नंबर 71, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आप लोग को रिएक्शन भी पता होगा किस तरह से रिएक्शन होता है, तथा उष्मा, साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने के बुझाना कहते हैं। चूने के बुझाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो देखिए मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। CaOH का होल 2 बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को बोलते हैं। प्लस यहाँ हीट बनता है, कुछ उष्मा उत्पन्न होता है। तो बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है? ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। उष्मा शोषी कहाँ? ये तो हीट निकल रहा तो उष्मा छेपी होगा ना। ये एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगा, ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। क्यों सही कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्या है? क्षारीय है, बेसिक है। और बेस का क्या होता है? pH वैल्यू 7 से अधिक होता है, इसलिए ये भी आंसर सही होगा। परिणामी विलयन के pH 7 से कम होगी नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो देखिए सेकंड एग्जाम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ रहता है, आप लोग को इस तरह से उलझाया जाता है। एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन है। देखिए आपको चेक करना होगा कौन कौन सा सही है। बस यही आपका जो है फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम में आपको डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 and 3, 2 और 3 किस में? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसी टाइप में आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस अच्छी तरीके से यदि आप पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत अच्छा खासा कर लेंगे। मैंने तो बहुत अच्छा खासा आप लोगों को तैयारी करवा ही दिया है ऑलरेडी। फर्स्ट एग्जाम के लिए जो करवाया है उसी से तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा ना। फिर भी अभी जो टाइम बचा मैं करवाऊंगा। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्योंकि यह लवण क्या है? प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल का। सोडियम कार्बोनेट यानी कि आप लोग का Na2CO3 कैसे बनता है? जब H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, इसको ये क्या है? एक हमारा वीक एसिड होता है, तो WA लिख देता है, वीक एसिड है, मतलब दुर्बल अम्ल है। इसका जब रिएक्शन हम लोग NaOH, और NaOH जानते हैं आपका जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, SB लिख देता है, मतलब कि जो प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों जब रिएक्ट करता है H2SO3 प्लस NaOH, तब हमारा बनता है Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है। तो इस तरह से हमारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, मतलब कि प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल का जो है क्षारीय लवण है सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे का बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं के द्वारा विस्थापित हो जाती है? मैंने बार बार कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग का जो सक्रियता श्रेणी वाला है उसको याद रखना है, रट लेना है। मैंने आप लोग ट्रिक भी बताया, कृष्णा को मांगवा लो, जाने में पैसा भी है, क्योंकि HG आ जाएगी उससे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बनता है। ये देखिए फर्स्ट एग्जाम में भी आप लोग का आया था, और ये सेकंड एग्जाम में भी 2-4 क्वेश्चन तो आप लोग को देखने को मिल ही जाता है। तो बताइए कौन से उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं के द्वारा विस्थापित हो जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर होगा।
सिल्वर जो है बाकी तीन, जैसे मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर है, बाकी तीन से ये डिस्प्लेस हो जाएगा ना। तो यही पूछा जा रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। तो हमारा जो सिल्वर है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सक्रियता श्रेणी पर आधारित ये क्वेश्चन था। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहा जा रहा है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो आप लोग पता है जो आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का बात किया जा रहा है, किसी भी तत्व का बात किया जा सकता है, कोई भी एलिमेंट का। तो नाइट्रोजन का पहले आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जो कि 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं, 2 और 5 लिखा है, 2,5। तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक के नाइट्रोजन है, उसके बाहरी कक्ष में हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाएंगे। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट दिखा दिए, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब दूसरे नाइट्रोजन को भी हम लोग इसी तरह 5 डॉट दिखा दिए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग जो 2 नाइट्रोजन को दिखाते हैं और 2 डॉट मिलकर एक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रहता है, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी। तो कुछ इस तरह से, जो कि ऑप्शन 4 में आप लोग दिख रहा होगा। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी तरह ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो आप लोग इसको 2 और 6 लिखते हैं। तो ये ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या की जरूरत है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए 2 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 3 बॉन्ड बना रहा था। तो इसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो 2, 4 और 2, 6 हो गया। इस ऑक्सीजन को भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 2, 4, 6। अब ये 2 बॉन्ड इस तरह से बना लेगा। तो देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कहा जा रहा है नीचे दिए गए पदार्थों के किस समूह का उपयोग साबुन बनाने के लिए साबुनीकरण अभिक्रियाओं करने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए साबुनीकरण अभिक्रिया से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना अच्छी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग ए सैपोनिकेशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो आप लोग पता है सैपोनिकेशन यानी साबुनीकरण अभिक्रिया में हमारा क्या बनता है, एक लॉन्ग चेन सोडियम फैटी एसिड बनता है। ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है कि NaOH और नीम का तेल से हम लोग जो है साबुनीकरण अभिक्रिया को किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। आप बोलेंगे सर नीम का तेल ही क्यों, खनिज तेल क्यों नहीं। तो खनिज के तेल में एक प्रॉब्लम है, खनिज तेल में एक प्रॉब्लम ये है कि खनिज तेल हमारा ऑयली होता है, और ऑयली जो भी होता है ना वो जल्दी झाग नहीं बनाता, झाग सही तरीके से नहीं बनाता। तो इसलिए हम लोग नीम का तेल का यूज करेंगे। और NaOH क्यों, क्योंकि आप लोग पता है सोडियम का ही जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम को नहीं ले सकते, या यहाँ पर ही कैल्शियम है तो उसको नहीं ले सकते हैं। आपको अभी बताया जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो हार्ड वाटर के काम में आता है। हार्ड वाटर में यदि कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का लवण मौजूद रहेगा ना, तो उसमें वो तो जल्दी झाग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए तो कैल्शियम वाला हम लोग तो ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें झाग जल्दी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हार्ड वाटर में मौजूद रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है कुछ लवण। वो अभी बताऊंगा, हार्ड वाटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यही हार्ड वाटर का रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर रहा था। कोई छात्र 25 ml धारिता के 4 प्रखनालियाँ P, Q, R और S लेकर प्रत्येक प्रखनाली में 10 ml आसुत जल भरता है। आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर। ठीक है, वह इन प्रखनालियों में 4 भिन्न लवणों का एक एक चम्मच इस प्रकार मिलाता है कि P में देखिए कैल्शियम, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है, Q में सोडियम क्लोराइड है, R में कैल्शियम क्लोराइड है और S में मैग्नीशियम क्लोराइड है। तत्पश्चात वो प्रत्येक प्रखनाली में साबुन के विलयन के नमूने के लगभग 2 ml डालता है। प्रत्येक प्रखनाली के पदार्थों को भली भांति हिलाने पर उसे जिन प्रखनालियों में भरपूर झाग मिलने की संभावना, ध्यान देने वाली बात तो है कि झाग मिलने की संभावना ये प्रखनालियाँ है। तो पहले मैं आप लोग को ये चीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में जल्दी झाग नहीं मिलता। ठीक है, हार्ड वाटर में जल्दी झाग नहीं मिलता। और वो क्या होता है हार्ड वाटर में, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड आपका रहेगा सल्फेट। तो देखिए मैं क्या 2 मेटल का नाम दिया हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फेट, ये तीनों लवण, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट, ये सारे लवण यदि आपको पानी में मौजूद रहेगा तो उसी को हार्ड वाटर बोलते हैं। और उसमें उस पानी में आप लोगों का झाग मिलने की संभावना बहुत कम होती है। झाग मिलने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में बोला जा रहा था झाग मिलने की संभावना है। झाग मिलने की संभावना है मतलब क्या है, वो सारे जो लवण मैंने अभी नाम बताया वो मौजूद नहीं होना चाहिए। तो P में KCl है, तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा हमारा, इसमें झाग मिल सकता है। क्योंकि झाग ना मिलने की संभावना मैंने बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये आपका होना चाहिए सल्फेट बाइकार्बोनेट क्लोराइड।
तो देखिए आर में बोला जा रहा है NaCl, ये भी हमारा झाग बना देगा। कैल्शियम क्लोराइड ये नहीं बनाया क्योंकि इसमें कैल्शियम है और क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड मैंने बोला कि कैल्शियम और मैग्नीशियम यदि रहेगा तो झाग नहीं बनेगा क्योंकि वो हार्ड वाटर में मौजूद रहता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम इसलिए नहीं बनेगा। और क्लोराइड भी देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई लवण रहेगा तो आप लोग टिक लगा देंगे। आप लोगों को देखना है मैग्नीशियम और कैल्शियम होना चाहिए और उसका लवण कैसा होना चाहिए, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट या सल्फेट। तो यानी झाग किस में मिलेगा हमारा, KCl और NaCl, मतलब P और R में। P और R किस में है, P और R में है ना, नहीं P और Q में। NaCl तो Q का भाग है ना, P और Q किस में, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, फिर से साबुनीकरण अभिक्रिया का आ गया। साबुनीकरण अभिक्रिया के विषय में नीचे दी गई टिप्पणियों पर विचार कीजिए। इन अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है। साबुन के शीघ्र अवक्षेपण के लिए अभिक्रिया मिश्रण में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। साबुनीकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। साबुन लंबी श्रृंखला के वसीय अम्लों को क्षारीय लवण है। तो क्या क्या इसका आंसर होगा 77 का। तो पहला कहा जा रहा है इन अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी एक्जोथर्मिक है, उष्मा उत्पन्न हो रही है ना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। बोला जा रहा है साबुन के शीघ्र अवक्षेपण के लिए अभिक्रिया मिश्रण में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। एंड साबुन लंबी श्रृंखला के वसीय अम्लों के क्षारीय लवण है, ये भी बिल्कुल सही जवाब कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, 0.4 ना कि 6, यहाँ 6 लिख दिया है, 0.4 होना चाहिए। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किसमें, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो एक बार आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में देखिए 4 ऑप्शन सही लिखा गया। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसी टाइप में आप लोग देखिए कि किस तरह से सेकंड एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा रहा है। 3-4 पॉइंट दिया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कौन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसी टाइप का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कहा जा रहा है जब आप एसिटिक अम्लों को लाल और नीले लिटमस पत्रों पर डालते हैं तब क्या परीक्षण करते हैं। आपको पता है एसिटिक अम्ल, आपको एक ट्रिक भी बताया था, अनिल। अनिल मतलब अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, मतलब अम्ल जो है नीला को लाल में चेंज कर देता है और एसिटिक अम्ल अम्ल ही है, तो ये क्या करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल में चेंज कर देगा और लाल लिटमस पत्र वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। लाल लिटमस लाल ही रहता है और नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कहा जा रहा है साबुन बनाते समय प्रायः वनस्पति तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया मिश्रण में थोड़ी मात्रा में साधारण नमक मिलाया जाता है। देखिए फिर साबुनीकरण अभिक्रिया का है, साधारण नमक मिलाने पर निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हो सकता है। अभी कुछ देर पहले इसका जिक्र किए थे। देखिए साबुनीकरण अभिक्रिया में, जिसमें मैंने ऑप्शन 3 वाला को भी टिक लगाया था ना, जिसमें कहा सॉरी ऑप्शन 2 वाला को भी टिक लगाया था, जिसमें कहा था कि साबुन के शीघ्र अवक्षेपण के लिए अभिक्रिया मिश्रण में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। मतलब अवक्षेपण मतलब प्रिसिपिटेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस मिश्रण में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ सेम टू सेम दे दिया गया है। देखिए साधारण नमक मिलाने के निम्नलिखित में क्या उद्देश्य हो सकता है कि साबुन के अवक्षेपण में सहायता करता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कहा जा रहा है जब आप एक प्रश्नावली में सोडियम बाइकार्बोनेट का चूर्ण लेकर उसमें एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। इसका जब रिएक्शन हम लोग करते हैं CH3COH के साथ, ठीक है, यही बोला जा रहा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर उसमें एसिटिक अम्ल डालते हैं। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COH। तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग सोडियम का जो है सॉल्ट मिलता है, इसका सॉल्ट मिलता है, सोडियम का कुछ सॉल्ट मिलता है, सोडियम का सॉल्ट प्लस यहाँ पर CO2 और H2 मिलता है। तो CO2 के कारण क्या होता है कि तीव्र बुदबुदाहट के साथ भूरे रंग का गैस का विमोचन होता है। तो ऑप्शन 3 इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। तीखी गंध वाली रंगहीन गैस, क्योंकि CO2 का कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन गैस का तीव्र बुदबुदाहट के साथ विमोचन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग को जो 40 क्वेश्चन आया हुआ है अकंजा 40 सेकंड एग्जाम 2023 में, उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। एंड आप लोग को जल्दी वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, तभी मैं जल्दी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।